मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट इस वीडियो को क्लिक करने के बाद अगले 30 सेकंड में इस वीडियो को स्किप करके निकलने वाले हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो पे रुकते हैं तो लेट मी टेल यू आपको इस वीडियो में क्या मिलेगा। अगले 1 घंटे में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि पार्लियामेंट, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज के क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस कराया है। ये एक जनरल पीवाईक्यू सेशन नहीं है जहां पे मैं क्वेश्चन को पढ़ करके उसका आंसर बताऊंगा। रेदर इस पर्टिकुलर सेशन में मैं इन क्वेश्चंस के द्वारा पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज कराऊंगा, जिसके बाद आप उन चैप्टर से पूछे गए बाकी अन्य क्वेश्चन भी अलग अलग एग्जाम्स के सॉल्व करते हुए नजर आओगे। ये पर्टिकुलर वीडियो हमारे कोर्स की है जहां पे मैं 30 क्लासेस में यूपीएससी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर अप करा रहा हूं पावर मंथन एप्लीकेशन पे, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके मिल जाएगा। बट फिर भी इस वीडियो को हमने जनरल पब्लिक के लिए अवेल कराया है ताकि हम अपनी क्वालिटी ऑफ कंटेंट यूट्यूब एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कर सके। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी इंफॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगती है, प्लीज लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज मेरे लिए हर एक एस्पिरेंट का ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आई जस्ट वांट आप अगले 10 मिनट इस वीडियो को देखो। अगर 10 मिनट में आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ नहीं सीख रहे हो तो पूरा सेशन देखने की आवश्यकता नहीं, आप इसको स्किप आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंजॉय द सेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली राइट्स को लेकर के, दिस स्टेटमेंट इज अबाउट द राइट्स। हम सभी ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया दुनिया भर का, है ना। 14 से लेकर के 18 इक्वालिटी, 19 से लेकर के 22 फ्रीडम, फिर 23-24 एक्सप्लॉइटेशन, फिर 25 से 28 रिलीजन, 29-30 आपका माइनॉरिटी राइट्स और आर्टिकल 32 इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, बट रेयरली अपने को राइट्स का डेफिनेशन समझ में आया कि व्हाट एग्जैक्टली इज द एग्जैक्ट और द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ राइट्स। और एग्जामिनर यही पूछता है यूपीएससी में, राइट्स का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या है, वो वहीं पे आपको कंफ्यूज करता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राइट्स आर क्लेम ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजंस, यानी कि जो राइट है ये बेसिकली स्टेट का क्लेम है सिटीजंस के अगेंस्ट में, मतलब स्टेट का क्लेम है। अब आप मुझे बताओ, जो अधिकार है किसका है, एक आम इंसान का अधिकार होता है या फिर स्टेट का अधिकार होता है, यानी कि गवर्नमेंट का अधिकार होता है, आम इंसान का अधिकार होता है। सर आम इंसान का अधिकार होता है ना। जब भी फंडामेंटल राइट की बात करते हो, ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट। आप इंसानों की बात कर रहे हो, स्टेट की बात नहीं कर रहे हो, समझो इस चीज को। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, राइट्स आर क्लेम ऑफ स्टेट। राइट्स जो है वो स्टेट का क्लेम है। नहीं भैया, स्टेट का क्लेम नहीं है, काटो इसको। नेक्स्ट पे आ जाओ सर, राइट्स आर प्रिविलेजेस दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको प्रिविलेज दिया गया, कोई प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेजेस का मतलब होता है कि किसी को हम कुछ बहुत स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में, वो होता है आपका प्रिविलेज। यहाँ पे राइट्स जो इट्स नॉट अबाउट द प्रिविलेज, तो इसको तो पहले ही गलत कर लेना कि राइट्स आर प्रिविलेजेस। नो, राइट्स आर नॉट प्रिविलेजेस, इसको कट डाउन करो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले पे आ जाओ, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। अब देखो एक चीज को याद रखना, जब भी सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस दिखाई देंगे, द आंसर इज आउट ऑफ दोस टू ऑप्शंस, एक उसमें से आपको आंसर दिखाई देगा। जैसे आपको पहला दिखाई दे रहा है राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट, दूसरा दिखाई दे रहा है राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन, सिमिलर लुकिंग है ना। और आपको पता है सर कि राइट्स किसका क्लेम है, क्या गवर्नमेंट का क्लेम है? नहीं सर, राइट्स तो सिटीजन का, नागरिकों का क्लेम है ना राइट्स। It is not the claim of the state, it is the claim of the citizens. Please understand this thing, every one of you. So the correct answer here will be option C, as simple as that. तो अब अगर अगले बार यूपीएससी ने फिर से इस बार राइट्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा, तो अगर इन ऑप्शंस को ट्विस्ट करके फिर से एग्जाम में पूछेगा तो गलती मत करना। बेसिकली भैया राइट्स क्या है, सो दे आर क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट, एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। सो आपको क्या दिखाई देगा, राइट्स आर द क्लेम ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या होगा, ऑप्शन सी आपको दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वेलफेयर स्टेट मतलब क्या, लोगों का कल्याण करना, है ना। यानी कि कुछ ऐसी पॉलिसीज को फॉलो करना जिससे मास स्केल पे सोसाइटी में लोगों का क्या हो, वेलफेयर हो। वही तो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कौन पूरा करता है, इट इज द डीपीएसपी। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कुछ ऐसे निर्देशक, है ना, जिनको फॉलो करके बेसिकली आप एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हो। सो देयर लाइक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये प्रिंसिपल्स का काम है सोसाइटी में वेलफेयर प्रमोट करना, स्पेशली सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में लोगों को और प्रोग्रेसिव करना, उसको प्रमोट करना, ये आपका डीपीएसपी का काम होता है। सो वेलफेयर स्टेट का काम कौन करता है, आपका डीपीएसपी करेगा। आपने देखा ना वेलफेयर स्टेट के ऊपर में कितने बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। I'm not supposed to say this again and again. You have already seen how many times the examiner has asked question over this particular statement. This should be very clear to all of you. तो क्या दिखेगा आपको, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट।
ये आपको डीपीएसपी दिखता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो जो डीपीएसपी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51, 36 से 51 के बीच में आएगा, समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड किया है ना, कवर हमने। चलो, और यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब देखो ये आर्टिकल्स वेलफेयर से संबंधित है, पहले भी मैं आपको बता दूं कि आखिरकार में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी के जो आपकी सोसाइटी का वेलफेयर को प्रमोट करता है। दैट इज समथिंग व्हिच प्रमोट्स द वेलफेयर इन द सोसाइटी। जैसे कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई देगा वेलफेयर से संबंधित आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? सो इट प्रमोट वेलफेयर बाय सिक्योरिंग अ जस्ट सोशल ऑर्डर एंड मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज, यानी कि हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज है इसको हम मिनिमाइज कर सके और जो सोशल ऑर्डर है इसको प्रमोट कर सके। बेसिकली दैट इज हाउ इसको लेकर के आर्टिकल 38 क्या बोलता है सर? तो आर्टिकल 38 एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द डे आपको किस चीज को प्रमोट करने के लिए बोल रहा है? वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करने का बात कर रहा है। 39 क्या बोलता है? सिक्योर एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये सब क्या वेलफेयर है ना, सबको समान रूप से काम मिले, सेम काम का सेम पेमेंट मिले, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे मिले, राइट? एग्जैक्टली क्या कर रहा है सर? ये वेलफेयर प्रमोट कर रहा है, कल्याण लेकर के आ रहा है समाज में। अगला देखो 39 का है, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, मतलब जो गरीब इंसान है जो अपने लिए लॉयर नहीं रख सकता उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करो ताकि सोसाइटी में इक्वल जस्टिस तो रहे, साथ में फ्री लीगल एड भी देते हुए नजर आओ। सो अगेन आर्टिकल कहाँ गया? हाँ 39A बोले तो अमेंडमेंट, इसको अमेंड किया गया, संशोधित करके इसको ऐड किया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं वेलफेयर प्रमोट कर रहा है। तो ये जितना आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे के सारे वेलफेयर प्रमोट करने वाले आर्टिकल्स हैं दैट यू सी इन डीपीएसपी। तो अगर अब क्वेश्चन आ गया डीपीएसपी से संबंधित, ऑलवेज रिमेंबर डीपीएसपी प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ द सिटीजंस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सब वो क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले अपन आगे, शैल वी गो अहेड? एनीवेज अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है सर? क्वेश्चन नंबर 35, सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेज to uphold and protect sovereignty, unity, integrity is a provision is made up of is made in which of the following? किस में ये प्रोविजन दिया हुआ है? यानी कि हमें अपने देश की सॉवरेनिटी को मेंटेन करना चाहिए। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? हमारा देश खुद के डिसीजंस को खुद के लेने के लिए सक्षम है, सॉवरेन कंट्री है। मतलब अगर मैं एक शब्द बताऊं तो हमारा देश इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जैसे कि कल सपोज करो यूएस अगर इंडिया के इंटरनल पॉलिसीज में इंटरवीन करे तो इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टेटमेंट आता है कि सिंस इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री सो वी आर कैपेबल ऑफ टेकिंग आवर ओन डिसीजंस। बोलते हैं ना हम, वही वाली बात है सर, क्योंकि हम सॉवरेन है तो हमें अपने सॉवरेनिटी को मेंटेन करना चाहिए, हमें अपने देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना चाहिए। कहां पे लिखा हुआ है? तो अगर आप देखो तो सॉवरेनिटी वर्ड, यूनिटी, इंटीग्रिटी वर्ड ये प्रीएम्बल में भी है, लेकिन हमें इसको मेंटेन करना है, टू अपहोल्ड, इसको मेंटेन करने का काम, यानी कि हमारे ऊपर में एक ड्यूटी है कि हम इसको मेंटेन करें। ये कहां पे? तो सर ये फंडामेंटल ड्यूटीज में, समझो इस चीज को। बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये तो सॉवरेनिटी वर्ड जो है ये आपके प्रियम्बल में भी है, यूनिटी इंटीग्रिटी भी प्रियम्बल वर्ड में भी है, प्रियम्बल में भी है, मतलब प्रस्तावना में भी है, तो फिर क्यों इसको फंडामेंटल ड्यूटी, क्यों नाम इसको प्रियम्बल से ही कंपेयर करें? इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी क्योंकि ये शब्द भले उसके अंदर में भी दिए हुए, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरी वन ऑफ यू कि यहाँ पे आपको टू अपहोल्ड करके एक ड्यूटी दिया गया है कि आपको ये काम करना चाहिए। जब एक काम करने का ऑब्लिगेशन आ गया तो वो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में, अगर वो काम करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता देन दिस वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? यू कॉल दिस एज द प्रस्तावना। क्या बोलते हो उसको आप? उसको आप प्रस्तावना कहते हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी देखो क्या है सर, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है, ठीक है। ए बोले तो अमेंडमेंट, यानी कि हमने इसको अपने संविधान में संशोधन करके डाला हुआ है। आर्टिकल 51 के ए में है, इसके अंदर में 11 ड्यूटीज है, इसको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, मतलब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसको अपने संविधान में जोड़ा गया है। उससे भी इंटरेस्टिंग सी बात सर, इसको ऐड करने से पहले हमने किसके रिकमेंडेशंस को ऐड किया? सो दैट वाज दी स्वर्ण सिंह कमेटी, एसएससी है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, समझ लेना, स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन से बेसिकली इसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। अब इसके बाद ना इससे संबंधित मेजॉरिटी ऑफ चीजें हम कवर कर चुके हैं। आई एम ऑफ दिस पर्टिकुलर ओपिनियन कि आप इसको गलत नहीं करोगे। एक चीज और याद रखना, जब फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से, तो उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 ड्यूटीज थी। कितनी थी? 10 थी। आज अपने को 11 दिखती है, यानी कि हमने एक ड्यूटी को ऐड किया है, राइट? तो यू विल अंडरस्टैंड कि 86th अमेंडमेंट से हमने बेसिकली एक और ड्यूटी ऐड किया और अभी हमारे पास में 11 ड्यूटीज है। क्या क्या ड्यूटीज है? हम अपने संविधान को फॉलो करेंगे, ठीक है। बस की टर्म ध्यान रखना, सारा याद नहीं करना, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू रट्टाफिकेशन ऑफ ऑल, बस जो की टर्म बता रहा हूं ये याद रखना। सबसे पहला, संविधान और संविधान के प्रतीक जो नेशनल आइडियल्स है, चाहे वो राष्ट्रीय आपका झंडा हो गया, राष्ट्रीय सॉन्ग हो गया, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम हो गया,
या फिर कोई भी ऐसा चीज जो नेशन से ओरिएंटेड है उसको रिस्पेक्ट करना सबसे पहला आपका ड्यूटी है, नेशनल आइडियल्स। दूसरा सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, इसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि हमारे देश में जो संप्रभुता है, जो अखंडता है, जो एकता है, इसको बचा करके रखना, ठीक है। फिर आपको दिखाई देगा टू डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड ऑन, मतलब जब भी देश को आपकी जरूरत पड़े तो इसका की टर्म याद रखना, नेशनल सर्विस, आप देश के लिए नेशनल सर्विस करने के लिए रेडी रहे। नेक्स्ट है सर टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी कि हर इंडिविजुअल अपने दिमाग में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करे, यानी कि कोई कुछ भी बोल दे रहा ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो वो नहीं हो, आप क्वेश्चन करो, उसके रीजन को जानो, है ना, तब किसी चीज को करने के लिए फॉलो करो। यानी कि हर इंसान साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करेगा तभी हम प्रोग्रेसिव होंगे, तभी हम डेवलप करेंगे, अदरवाइज हम स्टीरियोटाइप वाली चीजों में फंसे रह जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, तो यहाँ पे 5 ही ड्यूटीज दी गई है जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप सारी ड्यूटीज को एक बार लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लेना। एक और चीज पता है एग्जामिनर क्या पूछता है, मैं आपको भी बताता हूँ। एग्जामिनर बोलता है क्या कि हमें टैक्स पे करना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, नहीं है। हमें ट्रैफिक लाइट फॉलो करना चाहिए, क्या ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, नहीं है। और क्या पूछता है सर, टैक्स पे करने से संबंधित पूछता है, ट्रैफिक लाइट से संबंधित पूछता है, और भी एक दो ऐसे, मतलब खुद से वो ऑप्शंस बनाता है। अब इस चीज को याद रखना, एक नागरिक होने के नाते हाँ हमें वोट देना चाहिए, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, नहीं है, ठीक है। करना तो चाहिए हमें ये सारी चीजें कि हम चल रहे तो ट्रैफिक लाइट फॉलो कर रहे हैं, है ना, कमा रहे तो टैक्स भी दे गवर्नमेंट को, अपनी सरकार चुनने के लिए वोट भी दें, लेकिन ये सारी चीजें ऑन अ पर्सनल ग्राउंड करना चाहिए, लेकिन पार्ट 4A में एडेड नहीं है सर, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में एडेड नहीं है। करने के लिए तो आप कुछ भी करो ना, बट प्लीज अंडरस्टैंड इट इज नॉट समथिंग सब्जेक्ट टू पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट एडेड देयर। सो बिकॉज ऑफ दिस ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें से बताइए कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, और 3 फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में एक इनमें से कोई एक ऑप्शन डाल करके कंफ्यूज किया जाता है। दैट इज हाउ द एग्जामिनर ट्राइज टू मेक ट्रैप्स एंड एस्पिरेंट्स स्टिल गेट इनटू दिस ट्रैप्स, राइट। अब देखो सर फिर से 5th और 6th शेड्यूल को लेकर के उस दिन में मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, फिर से देखो 5th और 6th शेड्यूल के ऊपर में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5th और 6th शेड्यूल से संबंधित जो प्रोविजन है ये किस चीज को लेकर के सर, तो हमारे जो शेड्यूल ट्राइब्स है इनके इंटरेस्ट को हम बचा सके। एक ऑप्शन में ये था कि सर जो ट्राइबल लैंड है, जो ट्राइबल लैंड है हम उसको नॉन ट्राइब्स को ना बेच सके, तो यही ट्राइबल के आसपास में 5th और 6th शेड्यूल के ऊपर में बेसिक क्वेश्चन पूछता है। मैं आप सभी को होमवर्क दे रहा हूं, आप सभी को 5th और 6th शेड्यूल के बीच का डिफरेंस चेक करना है, और टेलीग्राम चैनल जो अपना अभ्यास वाला है जिसमें अपन पेड ग्रुप वाला ग्रुप है, उसमें आपको मुझे हर एक बच्चे को बकायदा पढ़ करके इसका डिफरेंस बताना है। आई वांट दिस फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर आप नहीं बताओगे तो आई विल बी इंडिविजुअली आस्किंग भाई क्या हो गया, क्यों नहीं बता रहे, बिकॉज ट्रस्ट मी एवरीवन, अगर हम सभी एस्पिरेंट्स उन डिफरेंसेस को इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं समझ रहे, नहीं कवर कर रहे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम इसलिए आने वाली है बिकॉज इन एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार लद्दाख का इशू था, वो जो वांगचुक है लद्दाख से, उनको इस बार होम अरेस्ट कह रहा हूँ, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में जेल में डाला गया था, और लद्दाख 6th शेड्यूल डिमांड कर रहा था, और 5th और 6th शेड्यूल के ऊपर में यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। आई कैन गिव यू इन रिटर्न के 6th शेड्यूल से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब लक अच्छा हो किसी एस्पिरेंट का कि वो रिवाइज ना करके गया और उससे क्वेश्चन ना पूछे, लक अच्छा होगा। अदरवाइज 5th और 6th शेड्यूल के ऊपर में इस बार क्वेश्चन बनने के हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है यूपीएससी में, बिकॉज बहुत न्यूज में था। तो इसके डिफरेंसेस आप पढ़ोगे और मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पे बताओगे। हिंट में दे रहा हूं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहां पे बनता है, राइट, कहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं बनता है, कितने मेंबर्स होते हैं, किस तरीके से दोनों का रेगुलेशन होता है, कौन से ट्राइबल लैंड को प्रेसिडेंट गवर्न करते हैं, किसको गवर्नर गवर्न करते हैं, ऐसे कुछ बेसिक डिफरेंसेस है 5वां और 6ठा शेड्यूल में, सब लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने डीपीएसपी से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स है। मैंने डीपीएसपी आपको इतना पढ़ा दिया कि आप तो प्रो हो चुके हो, आप ही लोग मुझे आंसर बताओगे। द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ये जो प्रिंसिपल है हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक रूप से जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में बताता है। दूसरा, द प्रोविजन कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, जो प्रोविजन इसके अंदर में है ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। सर दोनों स्टेटमेंट सही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। किसकी बात करता है? इट बेसिकली टॉक अबाउट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा डीपीएस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। किसकी बात करता है? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिफरेंस इन बिटवीन द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड डीपीएसपी। Fundamental rights are legally enforceable, they are not legally enforceable. Fundamental rights are negative in nature because they restrict a state from doing something. DPSP is, sir,
पॉजिटिव इन नेचर। तो ये सारे डिफरेंसेस बताया नहीं बताया मैंने, बताया ना पिछली क्लासेस में, फिर से रिपीट हो रहा है। देखो सेम थीम पे बार बार क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन दिख रहा है। इनफैक्ट अभी मैंने देखा था कि वो जो अपना वन शॉट वीडियो मैंने डाला था उसमें किसी एस्पिरेंट ने कमेंट किया, आप में से कोई है जिन्होंने इस वीडियोस को देखा और उनको ये वीडियोस देखने के बाद में पॉलिटी की सीरीज बहुत ज्यादा काम की लग रही है, मतलब अपन ने जो क्वेश्चंस के इससे उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है देन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपना जो प्ले स्टोर है पावर मंथन का, वहां पे जाकर के आपका जो ऑनेस्ट रिव्यू डालो, कोर्सेज को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, कंटेंट को लेकर के। जो अपन कर रहे हैं 50 कोर्स नहीं चला रहे, एक आधी कोर्स चला रहे जिसमें आप लोग इनरोल्ड हो। तो मैं जो भी कुछ करता हूँ वाईटी के बाद वो आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट अगर जनरल ऑडियंस नहीं तो जो मेरे अपने एस्पिरेंट है, जो आप लोग जो एप्लीकेशन बेस्ड कोर्सेज पे देख रहे हो, आप लोगों का फीडबैक तो एटलीस्ट इट्स अ वेरी डिजर्विंग थिंग फॉर मी। मतलब मेरे लिए तो ऐसा है कि वो मिलना ही चाहिए मुझे एटलीस्ट। बाकी एस्पिरेंट तो अलग है ना, आपने पेमेंट किया है, यू हैव ट्रस्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यू आर वॉचिंग द कंटेंट, so your reviews are very important, so why don't you guys go and do the review there। आपका जो भी रिव्यू प्लीज वहां पे रिव्यू डालो, बिकॉज वहां पे अपने नाम के साथ रिव्यू डालते हो मुझे दिखता है कि कौन कौन से एस्पिरेंट का क्या सीन था। कुछ नेगेटिव भी लग रहा तो बताओ मुझे, आई विल बी डूइंग समथिंग बेटर फॉर दैट। बट क्वालिटी ऑफ कंटेंट को लेकर के जो भी है प्लीज डू दैट पर्टिकुलर रिव्यू, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। उससे अपना एप्लीकेशन थोड़ा ऊपर आएगा ना, ठीक है। तो अपन और भी अच्छे कंटेंट के साथ आ पाएंगे बाहर। चलो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ रहा है, चले आगे। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 2014 का क्वेश्चन है, कितना पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अपन 2025 से चल रहे 11 साल पीछे, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम सभी के सामने कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, अच्छा इसमें पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है। अब आप ही मुझे बता दो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कितनी बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है। मैंने कम से कम 3 बार तो रिवाइज करा दिया। याद करो एग्जाम्पल जो मैंने प्राइम मिनिस्टर वाला दिया था कि प्राइम मिनिस्टर के पास सारा पावर है लेकिन फिर भी वो इलेक्शन नहीं करा सकते, फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा सकते। क्वेश्चन देखते एक्सप्लेनेशन और आंसर पता है आपको, बिकॉज यू नो कि यूपीएससी उसी थीम पे क्वेश्चन रिपीट करती है। अ गवर्नमेंट व्हिच इज लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। जिस सरकार को संविधान ने उसकी शक्तियों को लिमिट कर रखा है, कम कर रखा है, उसी को तो संवैधानिक सरकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहते हैं। Isn't that true? It's true ना? Now please have a look over this। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द स्टेट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। भाई इंडिविजुअल के ऊपर में लिबर्टी क्यों, रिस्ट्रिक्शन क्यों डालेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में हम किसी रामू काका के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, हमने प्रधानमंत्री के ऊपर लगाया कि आप प्रधानमंत्री, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कर लेंगे, है ना। आप उप मंत्री हैं या फिर कोई भी मंत्री, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। तो संविधान स्टेट के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, आम इंसान के ऊपर में जिसके पास खुद ही पावर नहीं उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएगा? उसकी लिबर्टी को तो प्रमोट करना चाहिए ना। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का काम है कि आप लिबर्टी प्रमोट करो। अब इससे एक और क्वेश्चन याद करो जो मैं आपको बताया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लॉ और लिबर्टी में क्या रिलेशन है? मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लॉ है, कानून है, संविधान, तो आपकी लिबर्टी बढ़ेगी। तो संविधान अगर है हमारे देश में तो लिबर्टी कम थोड़ी होगी, रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी होगा, वो तो सर बढ़ेगी ना लिबर्टी। तो पहला स्टेटमेंट तो हर तरीके से गलत है। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू और नॉट? समझ में आ रहा है कैसे हमने 3-4 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एक साथ इंटीग्रेट करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, और ये सारे क्वेश्चन पिछली क्लासेस में कराए हुए हैं। तो 360 दिमाग को खोल के रखना, प्रीलिम्स के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करो, क्लिक करो, आगे बढ़ो, दैट इज द अप्रोच, ठीक है। अगले पे आ जाओ सर। इट प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि जो हमारा स्टेट होता है, स्टेट की अथॉरिटी पे इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए काम आता है इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी, ये बात तो सही है सर कि हर इंसान की लिबर्टी बढ़े, कहीं पे भी आप सिस्टम में बैलेंस ऑफ पावर को ना चेंज करो। तो स्टेट के ऊपर में हम कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो यही तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इसी क्वेश्चन को 2014 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 21 में, 22 में, 3-4 बार यूपीएससी ने पूछ दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट व्हिच इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक नाउ दिस इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू और नॉट? समझ में आ रहा है यहाँ पे सब कुछ? ठीक है, अगर यहां तक समझ पा रहे हो तो फिर आप एग्जाम में भी समझ के आओगे, गलती तो नहीं करोगे, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। चलो भैया अगले प्रश्न पे देखो। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमारे संविधान में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को कहां प्रमोट किया गया है? तो सर डीपीएसपी में प्रमोट किया गया है। अगर किसी को नहीं पता, याद रखना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, और इसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आता है। और इसका जो 51 आर्टिकल है ये बोलता है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल जो 50 है, मैं बार बार बता रहा हूं, आर्टिकल 50 क्या बताता है? तो आर्टिकल 50 सर सेपरेशन ऑफ पावर, पावर के सेपरेशन की बात करता है, और दो ऑर्गन के बीच में बात करता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में पावर को कैसे अपने को सेपरेट करना है।
अब क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी नॉट द लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में पावर को कैसे सेपरेट करना है। अब क्वेश्चन आएगा क्या कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ एग्जाम मतलब डीपीएसपी में, या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में, या जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में, तो वहां पे गलती कर देते बच्चे। तो गेट इट करेक्ट दैट एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। वैसे आर्टिकल 40 गांधीयन फिलोसफी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कहीं ना कहीं बेस आपको अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में दिखाई देगा। फटाफट बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू गेट दिस क्वेश्चंस करेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, मतलब इन आर्टिकल्स के बाद में जो 42nd अमेंडमेंट से 4 आर्टिकल ऐड किए गए और जो 44th अमेंडमेंट से 1 आर्टिकल ऐड किया गया है, ये 5 आर्टिकल और इधर के 4-5 आर्टिकल, यानी कि 10 आर्टिकल अगर आपने डीपीएसपी के देखे हुए हैं तो यहां से पूछे गए प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे एग्जाम में। एज सिंपल एज दैट। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? चले, तो ये आपका इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी डीपीएसपी के आर्टिकल 50 के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ तक आपको आर्टिकल तक बता रहा हूँ, राइट। सो आई एम एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। प्लीज गेट दिस थिंग करेक्टली एवरी वन ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक जस्टिस बेसिकली कहां पे प्रोवाइड किया गया हुआ है। देखो, पहले तो हमने 3 प्रकार का जस्टिस प्रियम्बल में पढ़ा था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। 3 प्रकार का जस्टिस आपको प्रियम्बल में दिखता है, तो प्रियम्बल तो आप समझ गए। और डीपीएसपी में मैंने आपको 2 प्रकार की जस्टिस की बात की है, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। अभी मैं आपको बता रहा था कि फंडामेंटल राइट इज अबाउट पॉलिटिकल एंड डीपीएसपी इज अबाउट सोशो एंड इकोनॉमिक। अभी मैं आपको कम से कम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, पिछली क्लास से बता रहा हूँ दोनों के डिफरेंसेस में। तो इसका क्या दिखाई देगा सर? इसका प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिकॉज प्रियम्बल के अंदर में जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखो तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसमें जस्टिस 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 प्रकार का है, थॉट, फ्रीडम, क्या 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 करके है वो, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हाँ, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 प्रकार का लिबर्टी है। सो दैट इज हाउ द एग्जामिनर इज गोना आस्क यू क्वेश्चन। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। प्लस इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, फिर स्ट्रगलिंग इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस, फील फ्री टू टेक्स्ट मी इन द टेलीग्राम चैनल। वो इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी डाउट है, क्वेरी है, डिस्कस करें। यू कैन आस्क द क्वेश्चंस देयर, विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग राइटली इन डिटेल मैनर। 41 पे आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर अपने संविधान की बात माने तो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। अब आप खुद बताओ किस चीज को ध्यान में रख करके अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, गवर्नेंस किसको ध्यान में रखते हैं। तो कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स, विचारधाराएं हैं जिनको स्टेट को ध्यान रखना है जब स्टेट पॉलिसी बनाए, तो वो क्या है सर? दैट इज कॉल्ड डीपीएसपी। क्या इस विचारधारा को स्टेट ध्यान में नहीं रख पा रहा, इसको पॉलिसी बनाने में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो क्या आप स्टेट के ऊपर में कोई एक्शन लोगे? नहीं ले सकते, बिकॉज डीपीएसपी आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। इसके पीछे का लॉजिक ये है सर कि जो डीपीएसपी है उसको लीगली इन्फोर्सेबल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी डन, ये शुड बी डन वाले कंडीशन में। अब आप ये कह सकते हो ना कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है इसलिए हम नहीं कर पा रहे, यू कैन पुट आउट दिस पर्टिकुलर एक्सक्यूजेस, बट हाँ इस चीज को याद रखना डीपीएसपी में हमेशा, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड एवरी वन ऑफ यू कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इसलिए हम इसको वेलफेयर स्टेट भी कहते हैं ताकि लोगों का वेलफेयर प्रमोट कर सके, ठीक है। ये कह रहे हैं सर डीपीएसपी को लेकर के, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले 3 ऑप्शंस दिए हुए और लिखा हुआ है गांधीयन प्रिंसिपल दैट आर रिफ्लेक्टेड। इसमें से कौन सा है जो महात्मा गांधी जी की विचारधाराओं पे खड़ा उतरता है? गांधी जी की विचारधारा के कुछ डीपीएसपी, जैसे कि हमें कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, इंटॉक्सिकेंट्स यानी कि जो नशीली पदार्थ है उसका यूज नहीं करना चाहिए, काउ स्लॉटरिंग नहीं करना चाहिए, हमें जो आपका क्या बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसको प्रमोट करना चाहिए, गांव गांव में पंचायत, तो पंचायत ही अपने एरियाज में अपनी समस्याओं का समाधान करे। तो ऐसा कुछ महात्मा गांधी जी के डीपीएसपी है, ठीक है, मतलब विचारधाराएं जिनके बेसिस पे डीपीएसपी बनाया गया है। एक है सर कि सिक्योरिंग फॉर ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। गांधी जी कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मान रहे थे, वो बोल रहे थे कि धर्म के तरीके से, न्याय के तरीके से हमें लोगों को कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं इक्वल लेकर के आना चाहिए। उन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने पास में होना चाहिए। तो पहला तो आपको पहले ही गलत है। फिर देखो विलेज पंचायत में आपको भी पढ़ा चुका हूँ आर्टिकल 40 के अंदर में। फिर कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करना, अभी देखो ये बीपीएससी ने भी इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, यूपीपीएससी भी पूछ रहा है, यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है, ठीक है। फिर जितने भी वर्कर्स थे उन सभी के लिए हम अपॉर्चुनिटीज लेकर के आए सही तरीके से। तो ये बात भी कहीं ना कहीं गांधी जी की विचारधारा से एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी की विचारधारा वर्कर्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी लेकर के आना, ये आपको पता चलेगा बाद में ऐड किया गया अमेंडमेंट से, ये कहीं ना कहीं उस वक्त में एडेड नहीं था। तो आपको दिखाई देगा 2 और 3, यानी कि सिर्फ
2 एंड दिस इज नंबर 3, राइट। ये जो मैंने आपको 3-4 बताया था उनमें से ये दो आपको दिखाई देगा जो गांधी जी की विचारधाराओं से प्रेरित है, which are adhering to the principles of गांधी जी, and they are exactly the correct answers here. Making sense to all of you? सबको समझ में आ रहा है? चलो भी अगले क्वेश्चन पे ये बोल रहा है सर कि which of the following provisions of the Constitution of India have a bearing on education? एडुकेशन पे किसका किसका इंपैक्ट, मतलब कौन कौन सा हमारे संविधान का प्रोविजन है जो एडुकेशन को प्रमोट कर रहा है, एडुकेशन से संबंधित चीजें बता रहा है। देखो पहला वाला क्या बोलता है, डीपीएसपी, ऑब्वियस सी बात है सर, डीपीएसपी में तो हमेशा से दिया हुआ है कि हम एडुकेशन और बाकी चीजों पे फोकस करें, राइट टू एडुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट में ऐड किया आर्टिकल 21 में, और एडुकेशन से संबंधित जो मतलब चिल्ड्रंस को एलिमेंट्री एडुकेशन में लिया हमने, कहीं ना कहीं डीपीएस में भी ऐड किया हुआ था सिमिलर टाइम पीरियड में। रूरल एंड लोकल अर्बन बॉडीज, सर ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एडुकेशन के संदर्भ में कि हमारे रूरल बॉडीज हो, लोकल अर्बन बॉडीज हो, इनके अंदर में भी एडुकेशन को प्रमोट किया गया कि जो आपके रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज है, उनका भी फंक्शन है कि अपने एरिया में एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करें। तो एडुकेशन एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि एडुकेशन इज समथिंग जिसको प्रमोट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एन नंबर ऑफ स्टफ आपको दिखाई देगा, एंड दे वुड डेफिनेटली वांट टू प्रमोट एडुकेशनल स्टफ एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको रूरल अर्बन लोकल बॉडीज भी दिखाई देगा। तीसरा है सर फिफ्थ शेड्यूल, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी दिस, फिफ्थ शेड्यूल भी आपको दिखाई देगा, इट्स आल्सो देयर इन द एजुकेशन। फिर आपको दिखाई देगा सर सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल में जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो अदर ट्राइब्स हैं, उनमें भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना चाहिए। एकलव्य मॉडल स्कूल ऐसे करके स्कूल्स बनाए जाते हैं ताकि हम ट्राइबल एरिया के बच्चों को पढ़ा सके। तो आप इस चीज को याद रखो कि हर जगह सेवन शेड्यूल में देखो एजुकेशन आई थिंक कंकरेंट लिस्ट के अंदर में, सेवन शेड्यूल क्या है, इसके अंदर में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और तीनों लिस्ट के अंदर में ये कानून बनाते हैं। तो इन सभी प्रोविजंस में यानी कि एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग हर एक प्रोविजन में दिखाई देगा, और कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि एजुकेशन को प्रमोट करे। एवरी वन ऑफ देम विल वांट दैट एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड। सो यस, ऑल ऑफ दीज 1 2 3 4 5 ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली करेक्ट हियर। ये सबके सब आपको यहाँ पे सही दिखाई देते हुए नजर आएंगे। सिंपल इज दैट। चलो भैया अगला क्वेश्चन है आपको यूपीएससी का 2012 का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमॉन्ग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आप सभी को फंडामेंटल ड्यूटीज का एक लिस्ट दिया था, और उस लिस्ट के बगल में यहां तक बता दिया था कि कौन कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। एग्जामिनर कभी कभी पूछ देता है, और वैसे क्वेश्चन का एक पैटर्न भी आपको बताया था। देखो उस संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने यहाँ बताया था ना कि टैक्स देना नहीं है ड्यूटी, ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना ड्यूटी नहीं है, और ऐसे ऑप्शंस बार बार एग्जामिनर बनाता है। अब इस पे आप ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज। हाँ ऑब्वियस सी बात है सर, हमें अपने देश में जो हमारा रिच हेरिटेज है, जो हमारी धरोहर है, उसको हम बचा करके रखे। सही बात है सर, बचा कर रखना चाहिए हमें, है ना। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। अब आप खुद देखो, जो कमजोर वर्ग है उसको बचाओ ताकि उनको समाज में उसके साथ अन्याय ना हो। तो यार ये इंडिविजुअल का ड्यूटी नहीं है ना, ये तो स्टेट का ड्यूटी है ना। मतलब ये तो डीपीएसपी में होगा ना कि आप सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को अपलिफ्ट करिए डीपीएसपी के अंदर में। मतलब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर होगा ना कि आपके देश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आप उठाइए, उनके साथ में इनजस्टिस मत करिए। ये तो स्टेट का काम होगा। मैं और आप कैसे अगर के मतलब अब मैं एक इंसान हूं, सपोज करो मेरे पास खुद की जॉब ना हो, खाने के पैसे ना हो, मैं कैसे किसी गरीब इंसान को सोशल इंजस्टिस करने से हटाऊंगा। मैं खुद सोशल इंजस्टिस हो रहा है मेरे साथ, मेरे पास खुद के खाने के पैसे नहीं है। आप समझ पा रहे हो, मतलब अपने पास खुद झोला खाली चल रहा है और अपन दूसरे को अपलिफ्ट करें, पॉसिबल नहीं है। ये स्टेट का काम है, इट इज अ वर्क ऑफ डीपीएसपी कि आप गवर्नेंस करें, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर। तो टू तो होना भी नहीं चाहिए, तो टू को आप एलिमिनेट करोगे तो वैसे ही आ जाएगा 1 3 एंड 4। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका आंसर 1 3 एंड 4 ही होना चाहिए। यस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यही है इसका आंसर। बाकी देखो साइंटिफिक टेम्परामेंट में आपको भी बताया था कि आपके अंदर में साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी मान रहे हो। इट शुड नॉट बी द केस, साइंटिफिक टेम्परामेंट शुड बी देयर। और बाकी आप जो एक इंडिविजुअल वो हर तरीके से डेवलप्ड हो, उसके अंदर में हर प्रकार के डेवलपमेंट एक्टिविटीज दिखाई देनी चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है। So all this is the part of the same. Is that clear to all of you? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? Is that clear? चलो चलो चलो, ठीक है, चले अपन आगे। Shall we go ahead? Anyways, let us move ahead. अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जामिनर ने 2011 में पूछा था, ये है ना, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के ऊपर में। और इसी के ऊपर में क्वेश्चन एग्जामिनर ने भी रिसेंट ईयर 2023 या 24 में यूपीएससी में पूछा है।
ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद कि कैसे पिछले 10 साल के एग्जाम के क्वेश्चंस यूपीएससी बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। दैट इज हाउ विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे वो बार बार इसको रिपीट करते हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ह्यूमन राइट्स अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, उसके अंदर इनमें से कौन से राइट्स ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। तो एक चीज को याद रखो, हर प्रकार का अधिकार जो एक मानव से संबंधित है उसको मानव अधिकार कहते हैं। सिंपल इज दैट, एवरी काइंड ऑफ राइट विच इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन इज कॉल्ड एज ह्यूमन राइट। इससे सरल डेफिनेशन और कुछ हो ही नहीं सकता ह्यूमन राइट का। अब आप देखो सर पढ़ाई करने का यस होना चाहिए, इक्वल एक्सेस मिले मिलना चाहिए, खाना मिले मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से तो मतलब अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो मैं इसका तो डी मार करके आऊंगा कि सर इसका तीनों होगा, पर तीनों है भी, ऑल द थ्री। और इसी पैटर्न पे 2023 में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था ह्यूमन राइट्स को लेकर के, और उस पर भी सिमिलर पैटर्न पे ही ऑप्शंस बने हुए थे। सो इट्स सिंपल इज दैट, हर प्रकार का अधिकार जो एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए, ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ मानव अधिकार, वो इंडिविजुअल्स का राइट है, that incorporates into the system of human rights। so human rights के अंदर में आता हुआ नजर आएगा, मानव अधिकार में दिखाई देगा, उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपल इज दैट। चलो अब देखो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आया कि सर इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, which of the following is not a fundamental duty। और अभी मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है करके बताया था कि कैसे ऑप्शंस बन सकते हैं। देखो इसका बताओ आंसर क्या होगा। Yes, all of you are giving the right answer, that is to vote in public election is not a fundamental duty। क्योंकि वोट डालना ये आपका अधिकार है ना, पब्लिक इलेक्शन में वोट डालना, इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या है ये, इट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब पता है क्या, मानव अधिकार। मतलब इट इज देयर अंडर आर्टिकल 300 समथिंग, मैं एग्जैक्ट आर्टिकल भूल रहा हूँ, अभी कुछ क्लास पहले मैंने आपको आर्टिकल भी बताया था। तो ये आपका ह्यूमन राइट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर इसमें दिया होगा, देखो आर्टिकल 326, यस ये मैं बोला ना 300 कुछ था, 326, इसमें दिया हुआ है कि हम सभी को अपना वोट यूज करना चाहिए, वी शुड बी गोइंग एंड गिविंग अप दिस वोट। सो इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, रेदर इट इज अवर व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और फंडामेंटल ड्यूटी में क्या फर्क है, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो हमने बाद में ऐड किया है, मतलब हमारे पास में अधिकार होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब एक ऐसा अधिकार जो हमारे संविधान में हमें दिया गया है, उस अधिकार के पीछे एक अनुच्छेद, एक आर्टिकल प्रॉपर्ली दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सो दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। चलो भैया लेजिस्लेचर के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अब लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के आसपास के क्वेश्चंस है। विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज और हर। मतलब जो आपका गवर्नर है वो किसी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं है फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज और हर ड्यूटी। अब इस चीज को समझो, जो गवर्नर है वो कोर्ट के लिए आंसरेबल क्यों होगा भैया, मतलब आप मुझे लॉजिकली बताओ, गवर्नर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, क्या है। गवर्नर करता क्या है सर, जो स्टेट की पॉलिसीज है उसको साइन करके ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कराता है, तो गवर्नर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पावर है। क्या है सर, एग्जीक्यूटिव पावर है। और आपका जो जुडिशरी है ना, कोर्ट जो है आपकी जुडिशरी है। अभी आपने मेरे से पढ़ा था कि सर आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में नहीं जाएगा, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में नहीं जाएगा, ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 50 डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो गवर्नर कैसे आंसरेबल होगा, नहीं होगा सर, गवर्नर अपने हिसाब से फंक्शन कर रहा है ना, वो भी तो एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है। तो यस दिस इज ट्रू कि गवर्नर इज नॉट आंसरेबल, सही बात है सर। नेक्स्ट है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटेन्ड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस। ये बात एग्जैक्टली सही है। जो बच्चे सिर्फ फैक्ट पढ़ के आते हैं, ट्रिक्स एंड टेक्निक देख करके आते हैं कि नो दिख रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट से तो गलत हो जाएगा, ये वो फलाना डिमकाना, वो सब गलत होता है। इस चीज को ध्यान रखना। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड, तो प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर एस्पिरेंट्स कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब हम आर्टिकल 14 पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी, तो उसके दो एक्सेप्शंस होते हैं। अनुच्छेद 14 के आपको दो अलग अलग एक्सेप्शंस दिखाई देंगे। कौन कौन से एक्सेप्शंस दिखाई देंगे, सबसे पहला एक्सेप्शन आर्टिकल 14 में जो आपको दिखाई देता है वो ये बोलता है, प्लीज अंडरस्टैंड क्या बोलता है सर, आर्टिकल 14 का सबसे पहला एक्सेप्शन बोलता है कि हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकता। और दूसरा बोलता है कि हमारे गवर्नर के भी अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट हो या हमारे गवर्नर हो, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट पोजीशंस हैं, इनके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप नहीं चला सकते, है ना, इनके अगेंस्ट। क्योंकि देखो ये ऐसे पद हैं जिनके अगेंस्ट अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करोगे तो उस पद की मर्यादा पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा।
बीइंग राष्ट्रपति उनके ऊपर में क्रिमिनल केस स्टार्ट हो जाए, कितना गलत इमेज जाएगा किसी गवर्नर केस मतलब अगर स्टार्ट हो जाए तो उस पोजीशन पे नहीं चलेगा। बट वंस दे रिटायर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन, तब तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बाय द टाइम दे आर ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, इट विल नॉट वर्क, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है सबको? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखो, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड फॉर और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस। सर ये वाला जो आपके क्वेश्चन है, ये आपका स्टेटमेंट भी सही है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लेबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और वोट गिवन इन द लेजिस्लेचर ऑफ द कमिटी। ये बात भी समझो, अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हूं, तो अगर मैं अपने हाउस में कुछ भी बोलता हूं, तो मैं अगर कुछ भी अपने हाउस में बोलता हूं, उसके बेसिस पे कोर्ट मुझे सजा नहीं सुना सकती। बिकॉज भाई मैं एक बहुत बड़े, मतलब संविधान ने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है कि मैं इस देश का संविधान बना रहा हूँ, मैं किसी स्टेट का संविधान बना रहा हूँ। संविधान बना रहा हूँ कहना गलत है, मतलब ये समझ जाओ कि मैं कानून बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग लॉ फॉर ए स्टेट, एक एक्ट बना रहा हूँ, अधिनियम बना रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। अब मैं उस एक्ट के प्रोसेस में कुछ भी बोलूं, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, तो मेरे हाउस के जो स्पीकर हैं, मेरे हाउस के जो चेयरमैन है, वो मुझे सजा सुना सकते, उसमें जुडिशरी नहीं आ सकती। जैसे हम जुडिशरी के अंदर में बार बार नहीं घुस सकते कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वैसे जुडिशरी भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इफ दे आर सेइंग एनीथिंग एट द एंड ऑफ द डे, जुडिशरी विल नॉट इंटरवीन इनटू दैट, बिकॉज उस मेंबर के उस प्रिविलेज को स्टैब्लिश करके रखना है, वो प्रिविलेज है उसका, उसमें आप बार बार इंटरवीन नहीं कर सकते। इट हैज टू बी सेव्ड एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको क्या दिखाई देगा? व्हाट विल यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? तो इससे अपने को एक चीज क्लियर दिख रहा है कि यस दिस इज ट्रू, जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के अगर ये कुछ भी बोलते हैं, कोई भी वोट डाल रहे, किसी के भी फेवर में वोट दे, किसी भी के अगेंस्ट में वोट दे, इनका मर्जी। और ये बहुत बड़ा पद है, ऐसा नहीं कि बस जुडिशरी पावरफुल है, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, उनके जो एमपी एमएलए हैं, उनके पास भी पावर होता है। अगर वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो उससे संबंधित आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारे एमपी, हमारे एमएलए साहब ने कोर्ट में किसी के अगेंस्ट कुछ बुरा बोल दिया है, आप उनसे संबंधित स्पीकर को, चेयरमैन को, जो भी हाउस के वो, उनको आप कंप्लेन कर सकते हो, वो सजा सुना देंगे। हो सकता है उस मेंबर को एक्सपेल कर दे, लेकिन वो मुद्दा कोर्ट में नहीं जाएगा, हाउस में ही सॉल्व होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलो मैंने तीनों का एक्सप्लेन भी कर दिया आपको, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सर विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब आप ये समझ जाओ, इतना कुछ जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ना, मैं उन एक्सप्लेनेशन से ज्यादा आपको क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में। तो अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ने की आवश्यकता है। वो मेरे अगर स्टेटमेंट्स को भी ध्यान में रखे ना, और सेंटेंसेस को ध्यान में रखे, तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना, अगर कोई ऐसा है तो। ना प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे इंडियन पॉलिटी में कुछ स्टेटमेंट्स दिए, जैसे कि पॉलिटी के रेफरेंस से कुछ स्टेटमेंट है। ऑर्डिनेंस कैन अमेंड द सेंट्रल एक्ट। पहले समझो व्हाट इज दिस ऑर्डिनेंस। तो सर ऑर्डिनेंस बोले तो हम एक अधिनियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। अब आप मुझे बताओ, मैं पार्लियामेंट का केस लेता हूँ। पार्लियामेंट यानी कि अगर हमें केंद्र में, यूनियन के लेवल पे कानून बनाना होगा, तो उसका प्रोसीजर क्या है? सर पहले लोकसभा या पहले राज्यसभा, किसी भी हाउस से स्टार्ट करो, तो पहला हाउस साइन करेगा, दूसरा हाउस साइन करेगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, तो कानून बनेगा। क्या हो कि जब एक टाइम हमें कानून बनाने की आवश्यकता है, इट इज वेरी अर्जेंट दैट देयर शुड बी अ लॉ, हमें एक कानून चाहिए इस टाइम पीरियड में, और उस टाइम पीरियड में, प्लीज मार्क माय स्टेटमेंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, उस टाइम पीरियड में हमारे पास में स्पीकर ना हो, स्पीकर कह रहा हूं सॉरी, लोकसभा ना हो, लोकसभा की बैठक ना हो उस टाइम पीरियड में, बस राज्यसभा की बैठक चल रही हो, तो एक हाउस के पास तो पावर नहीं है कानून बनाने का, दोनों हाउसेस से पास करना पड़ेगा। तो वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोकसभा के बैठने तक का वेट करें, बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे अपने को कानून बनाना है, तो वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास में और स्टेट में गवर्नर्स के पास में, है ना, कानून बनाने का पावर दिया गया, उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। एक बार ऑर्डिनेंस बन गया, उसको मतलब बाद में दोनों हाउसेस से पास भी कराना पड़ता है। तो आपको मुझे बताना है कि कितने दिन में पास कराना है, क्या वो 1.5 हफ्ते में, 1.5 महीने में पास होता है, यानी कि 6 हफ्ते में पास होता है, कितने टाइम लगता है? यू हैव टू टेल मी दैट इन द क्लास, राइट, इन द टेलीग्राम चैनल, एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, है ना, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। 40 मिनट हुआ है, 40 मिनट होने वाला है, इतना कितने बच्चों ने एटलीस्ट यहाँ तक वीडियो देखी है, ठीक है। सो एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड सेंट्रल एक्ट। अब ऑर्डिनेंस से आपने कानून बनाया, नहीं कि हमारे राष्ट्रपति महोदय ने सपोज करो एक कानून बना दिया, तो ऑर्डिनेंस का पावर लॉ के पावर के बराबर होगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लो, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस बनाया है तो इसका पावर कम है, पार्लियामेंट कानून बनाएगा तो उसका पावर ज्यादा होगा, क्योंकि कानून बनाने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। देखो ये तो सही है कि कानून बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट उस टाइम पीरियड में पूरे तरीके से नहीं बैठा है, लोकसभा की बैठक नहीं है, तो इसी कारण राष्ट्रपति वहां कानून बना रहे हैं। तो ये कानून, इसका भी पावर एग्जैक्टली सेम होगा जो
लॉ के पास, जो नॉर्मल लॉ का होता है, यानी कि जो नॉर्मल कानून पार्लियामेंट से, स्टेट लेजिस्लेचर से जो बनता है, उसका जो पावर होता है एग्जैक्टली उतना ही पावर ऑर्डिनेंस का भी है। भले ये टेम्पररी बेसिस पे बनाया गया है, भले बाद में इसको हटा दिया जाए अगर ये पास नहीं होता है तो, लेकिन इसको हम समान रूप से पावर नहीं देंगे तो इसका कोई पर्पस फुलफिल हुआ क्या, किसी काम का है क्या, किसी काम का नहीं रहा। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट बी गिविंग इट इक्वल पावर। तो इसको हम हर वो पावर देंगे जो हम अपने लॉ को देते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज करो हमारे देश में कल राष्ट्रपति का पद खाली है, जो राष्ट्रपति थे अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, उन्होंने अचानक से रिजाइन कर दिया, कुछ भी ऐसा किया, तो राष्ट्रपति के पद पे उस वक्त इंस्टेंटली कौन बैठेंगे, उपराष्ट्रपति, जब तक नए राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं होता। तो जब तक वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे बैठे, बाय द टाइम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिटिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके पास में वो सारे पावर होंगे जो राष्ट्रपति के थे, भले ही टेम्पररी क्यों ना हो। कल नए राष्ट्रपति आएंगे तो हट जाएंगे, लेकिन जब तक ये प्रेसिडेंट के पोस्ट में ही इज हैविंग ऑल द पावर दैट इज एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? एग्जैक्टली सेम चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं कि जैसे अगर एक नॉर्मल कानून बनता है, अगर वो नॉर्मल कानून नहीं बन पाया, पार्लियामेंट का कोई भी हाउस सेशन में नहीं था, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना कि अगर ऑर्डिनेंस बन रहा है तो ऑर्डिनेंस भी ऐसे नहीं कि लापरवाही में कुछ भी बन जा रहा, नहीं, इसको भी हम सेम पावर दे रहे हैं। Even the ordinance is given the equal power at this point of time. Please understand my words, every one of you. So an ordinance can amend any central law. Yes. जो एक नॉर्मल कानून अगर पार्लियामेंट पास करेगा तो एक सेंट्रल लॉ को बदल सकता है, तो ऑर्डिनेंस भी सेंट्रल लॉ को बदल सकता है। एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रीच ए फंडामेंटल राइट। यहां बच्चों को लगेगा सर ये तो गलत है, बट ये भी सही है। क्यों? देखो, जो नॉर्मल लॉ है, जो नॉर्मल लॉ है वो फंडामेंटल राइट को भी अब्रीच कर सकता है, फंडामेंटल राइट को हनन कर सकता है, लेकिन उस लॉ का हम क्या करेंगे सर, जेआर करेंगे, मतलब जुडिशियल रिव्यू करेंगे। What we will be doing for that particular law? So we will be doing is judicial review for that particular law. उसका हम judicial review करेंगे। तो ऑर्डिनेंस भी कर सकता है ब्रिज, इसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा, लेकिन वो सारा पावर जो एक लॉ के पास होता है, द सेम पावर इज गोइंग टू बी हियर आल्सो, इनके पास भी सेम पावर होगा। नेक्स्ट है सर, एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट। अगर एक कानून हम पुराने डेट से इन्फोर्स करा सकते हैं तो हम ऑर्डिनेंस को भी पुराने डेट से इन्फोर्स करा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देखो तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर आपके पास इस तीनों की तीनों पावर लॉ के पास है, लॉ के पास अगर ये सारे पावर से आप कानून बना सकते हो इस तरीके से, तो ऑर्डिनेंस भी इस तरीके से पास कर सकते हो। व्हाट एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट डू, प्लीज अंडरस्टैंड, एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा जो ऑर्डिनेंस है वो संविधान का संशोधन नहीं कर सकता। द ऑर्डिनेंस कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल शुड नो। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1, 2 and 3 means the ordinance cannot amend the constitution, अदरवाइज बाकी सारे स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे सही दिखाई देंगे। ठीक है, चलो भैया 2024 का क्वेश्चन है आर्टिकल 368, यानी कि अगर हम 368 की बात करें, आर्टिकल 368 बोलता है अमेंडमेंट को लेकर के कि आर्टिकल 368 से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं। तो बोल रहा है कि आर्टिकल 368 जो है उससे हम अपने संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, लेकिन अमेंडमेंट का मतलब क्या, संशोधन का मतलब क्या, क्या हम किसी चीज को उसमें ऐड कर रहे हैं या किसी चीज में बदलाव कर रहे हैं, क्या किसी चीज को रिपेल कर रहे हैं यानी कि हटा रहे हैं। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट? अमेंडमेंट का मतलब क्या? सो अमेंडमेंट का मतलब इस तीनों में से तीनों के तीनों, अगर आप अपने संविधान में कुछ बदल रहे हो, कुछ नया डाल रहे हो, कुछ वेरिएशन ला रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, कुछ एकदम से खत्म कर दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप अपने संविधान में, उसको कैसे भी टेम्पर कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो, इट इज अंडर द डेफिनेशन ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को बेसिकली ऐसे डिफाइन नहीं किया गया, बट अमेंडमेंट के संदर्भ में वो आ जाएगा, बिकॉज आपने उसमें बदलाव किया, आपने उसमें छेड़छाड़ किया, किसी भी तरीके से किया, दैट इज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट। समझ में आ रहा है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और हम कर भी इस तरीके से रहे हैं ताकि अपने को डिटेल में समझ में आए। बस क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, डीपली हर एक ऑप्शन को डिकोड करके आपको उसका मतलब भी बता रहा हूं, तो समझते चलना है, ऐसा नहीं कि गलती कर देना इसके बाद भी। ठीक है, चलो भैया, अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 2024 का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिकल 109 जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, ये मनी बिल से संबंधित कोई स्पेशल प्रोसीजर की बात करता है, इट इज टॉकिंग अबाउट सम स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल। दूसरा कहता है अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एक मनी बिल को हम काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, काउंसिल ऑफ स्टेट बोले तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तीसरा कहता है द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट द चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा उसको अप्रूव कर सकता है, उसमें बदलाव सजेस्ट कर सकता है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट है
अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय राज्यसभा मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। जो राज्यसभा ने अमेंडमेंट दे दिया उसको लोकसभा को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात, मनी बिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बिल होता है और मनी बिल से संबंधित आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 ये दो आर्टिकल्स दिखाई देते हैं। हम जनरली 110 पढ़ते हैं। वी ऑलरेडी डिड कि आर्टिकल 110 इज मनी बिल, बट नो, आर्टिकल 109 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मनी बिल। डिफरेंस बस इतना है कि आर्टिकल 1010 डिफाइंस द मनी बिल। इसको आज के बाद हमेशा याद रखना। मनी बिल को डिफाइन करता है आर्टिकल 110। आर्टिकल 109 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। मनी बिल के प्रोसीजर को बताता है आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 बेसिकली टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल। सो आर्टिकल 109 इज अबाउट द प्रोसीजर and article 110 is about the definition of money bill। इस चीज को याद रखना। now if you talk about the procedure क्या है sir? money bill will only be certified by the speaker of the lok sabha। it can only be introduced in the lok sabha। you have to take prior permission of the president of india before getting it certified by the speaker of lok sabha। मतलब जो भी प्रोसीजर है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आप राष्ट्रपति से प्रायर परमिशन लेंगे, फिर लोकसभा के स्पीकर सर्टिफाई करेंगे, फिर वो बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ये जो प्रोसीजर है इसको आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है। लेकिन मनी बिल मतलब क्या, कौन सा बिल मनी बिल में आएगा, क्या डेफिनेशन ये आर्टिकल 110 में है। 99% बच्चों को पता है कि आर्टिकल 110 इज मनी बिल। रेयरली दे नो कि सर आर्टिकल 109 इज आल्सो पार्ट ऑफ मनी बिल। इट टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर। आर्टिकल 1010 डिफाइंस द मनी बिल। ये आपको बेसिक डिफरेंस दिखाई देते हैं। शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अंडरस्टैंड कि आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्स स्पेशल प्रोसीजर फॉर द मनी बिल्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस एवरी वन ऑफ यू कि आर्टिकल 109 जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में है ये स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है मनी बिल का। तो यस दिस इज ट्रू, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहले आप इसको काटोगे, फिर आप उस पे आओ जो गलत है कि अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय राज्यसभा मस्ट बी एक्सेप्टेड। मनी बिल का प्रोसेस क्या है कि लोकसभा में मनी बिल जाएगा, लोकसभा उसमें जो भी बदलाव करना चाहे जो भी करे अपना पास कर दिया। राज्यसभा में बस फॉर्मेलिटी के लिए मनी बिल जाता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उस बिल को रिटर्न करना है और राज्यसभा अगर उस बिल में कोई सजेशन दे रहा है, कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है, तो लोकसभा उस सजेशन रिकमेंडेशन को डिनाई भी कर सकता है। लोकसभा को उस सजेशन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने कि अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय राज्यसभा मस्ट बी एक्सेप्टेड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। अमेंडमेंट जो राज्यसभा दे रहा है हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे? तो 4 भी कट गया बाय डिफॉल्ट। 2 तो आपको पता ही है सर, दोनों में 2 कॉमन है। 2 भी पढ़ लो क्या लिखा हुआ है कि मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मनी बिल को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये बात तो सही है सर, मनी बिल कहां पे इंट्रोड्यूस होगा? राज्यसभा में नहीं होगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो 2 तो आपका सही है। The Rajya Sabha can either approve the bill or suggest change but cannot reject it। ये बात भी सही सर, राज्यसभा उसमें अप्रूव करे या बदलाव बताए, राज्यसभा कभी मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता। बिकॉज मनी बिल एक बार लोकसभा से आ गया तो राज्यसभा के पास हो जाएगा। राज्यसभा को उसमें या तो बदलाव बताना है या अप्रूव करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। बिकॉज आपके पास कुछ खास पावर है नहीं, वो वापस से लोकसभा ही डिसाइड करेगी। तो यू कैन नॉट जस्ट रिजेक्ट इट। इसलिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको वहां पे सही दिखाई देंगे। यानी कि इसमें एक ही काटना था, चौथा वाला, बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मैंने आप सभी को मनी बिल का पूरा एक पैरामीटर बता दिया। एक और होमवर्क है, टेलीग्राम ग्रुप में सारे बच्चे बताएंगे। टेल मी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। आई वांट दिस टू बी आंसर्ड बाय एवरीवन ऑफ यू। जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं लिखते चलो, उसका आंसर बताओ मुझे। आई वांट दिस कि अपना जो पेड ग्रुप है ना, अभ्यास टेलीग्राम चैनल पे, उसपे मुझे इन सभी का आंसर चाहिए यहाँ पे। चलो भैया अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब देखो ये सारे रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस है तो कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बट अगर आप इसको फॉर्मली पढ़ोगे तो विल बी लाइक ये क्वेश्चंस डुएबल है, दे आर वेरी डुएबल, बहुत इजी क्वेश्चंस है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप सभी के सामने कुछ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि हमारे भारत में जो प्रिजन्स है, जो जेल है, इनको मैनेज कौन करती है? तो इसको स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस के हिसाब से। ठीक है, डे टू डे। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट अपने प्रिजन्स को मैनेज करती है, बिकॉज प्रिजन्स कहीं ना कहीं स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में आता है। तो अगर आपने 7 शेड्यूल में यूनियन सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से पढ़ा हुआ है तो आपको पता चलेगा स्टेट लिस्ट के अंदर में आते हैं। तो आप देखो अलग अलग स्टेट्स में ना जो पैरोल देना होता है, जो क्रिमिनल्स उनको कुछ दिन के लिए छूट देना होता है, वो अलग अलग स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो वो कहीं ना कहीं स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में। सो पहला वाला आपको सही दिखाई देगा। दूसरा कह रहा है कि इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय द प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894। ठीक है, which expressively kept the subject of prism in control of provincial government। अब इस चीज को ध्यान रखना कि हम इसको एक एक्ट के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं और इस एक्ट का मतलब है कि पूर्ण तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर में आएगा। पहली बात,
ऐसे फैक्चुअल स्टेटमेंट्स के गलत होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं, बिकॉज यूपीएससी एक फैक्ट को अलग करके उस स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो स्टेटमेंट 2 आपका पहले ही गलत है, यानी कि इसका आंसर है कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है, एक बार उसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं अपन और भी इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट 1 तो अपने को पता है सर कि अपना जो स्टेट लिस्ट है उसके 7 शेड्यूल के अंदर में इसको दिया हुआ है, स्टेट का काम है। स्टेटमेंट 2 इसलिए गलत है क्योंकि प्रिजनेंस एक्ट 1894 ये चीज नहीं बताता है, ठीक है। ये चीजें एक्चुअली में हमने बाद में ऐड किया हुआ, ये 7 शेड्यूल के अंदर में ऐड किया गया, जिसके कारण इसके लेकर के हमारे पास में अथॉरिटीज है, स्टेट्स के पास अथॉरिटीज है कि अपने हिसाब से उसमें रेगुलेशंस कर सकती हैं, बट इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो बहुत बार यूपीएससी क्या करता है कि गलत एक्ट्स को डालता है। जैसे अभी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट करके एक एक्ट था जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, आज तो अपनी शायद तीसरी चौथी क्लास है पॉलिटी की, फर्स्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन बताया था वो एक्ट के ऊपर में उसने गलत दिया हुआ था। सो दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ फ्रेमिंग रॉन्ग ऑप्शंस ऑन दीज पर्टिकुलर एक्ट्स, जिसके कारण एग्जामिनर आपको और बर्डन में डालता हुआ नजर आएगा, राइट। चलो भैया ये बताओ फाइनेंशियल बिल को लेकर के, अब ये क्वेश्चन मनी बिल फाइनेंस बिल का, चूंकि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग इस क्वेश्चन को आप रीड करोगे और आप लोग इसका मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। ये रहा ये क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसमें लिखा हुआ है 3 स्टेटमेंट है कि व्हेन द मनी बिल ट्रांसमिट फाइनेंशियल बिल राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट इट। मनी बिल को अगर राज्यसभा में भेजा गया तो अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकते। मनी बिल फाइनेंशियल बिल के डिफरेंस के ऊपर में, सो यू हैव टू रीड इट। हायर चांसेस बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है अगर आपने फाइनेंस बिल को नहीं पढ़ा। अगर ऐसा कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट एक बार खुद से दिमाग लगाओ और ऑप्शन पे पहले आंसर पे मत जाना। यहाँ पे ओनली 1 लिखा हुआ है तो कौन सा स्टेटमेंट सही अपने को नहीं पता, तो पहले ऑप्शन मत देखना, पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर इसके बावजूद दिक्कत होगा तो आई एम ऑलवेज देयर, वी कैन डेफिनेटली मीट सिट एंड डिस्कस थिंग्स टुगेदर, ठीक है। देखो स्टेटमेंट है सर शेड्यूल एरिया को लेके, 23 में भी देखो शेड्यूल एरिया पे क्वेश्चन है, देख लो ना कैसे थीम्स रिपीट होते हैं। अगेन शेड्यूल एरिया इज इनटू द पिक्चर। ये बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि एक स्टेट के अंदर में कोई भी एरिया, जो प्लीज अंडरस्टैंड दिस एरिया, कोई भी एरिया हमारा शेड्यूल एरिया है, ये एक्चुअली में प्रेसिडेंट साहब के नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चलता है। दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट, प्रेसिडेंट साहब ही नोटिफाई करते हैं और बताते हैं कि वो एरिया शेड्यूल एरिया है या नहीं है, ठीक है। The largest administrative unit forming the schedule area is the district and the lowest cluster and the lowest is the cluster of village in the block। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो लार्जेस्ट एरिया है, राइट, जो आपको डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देता है जहां पे हम मतलब ट्राइबल्स को एडमिनिस्टर करते हैं वो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, और लोएस्ट एरिया जो है वो क्लस्टर ऑफ विलेजेस ब्लॉक है। ऐसा गलत है, ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि जो लोएस्ट एरिया है ये क्लस्टर ऑफ विलेज ब्लॉक नहीं है, इट इज जस्ट द विलेज। यानी कि आप अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ा है तो सबसे लोअर लेवल गवर्नेंस आपको दिखाई देता है विलेज में पंचायत, उसके बाद आपको क्लस्टर ऑफ विलेज यानी कि ब्लॉक दिखाई देगा, उसके ऊपर में आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा। तो लोअर लेवल ब्लॉक नहीं है, लोअर लेवल इज जस्ट द विलेज, तो दूसरा वाला आपको गलत दिखाई देगा। तीसरा यानी कि आपको पता है ना कि एक गांव है तो यहाँ पे ग्राम पंचायत बैठता है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होता है और जिला लेवल पे जिला परिषद होता है। तो इस तरीके से अपन ने नॉर्मल भी डिफरेंस पढ़ा हुआ अगर आपने पढ़ा होगा पंचायती राज में। तो लोएस्ट लेवल इज नॉट द क्लस्टर ऑफ विलेज, क्लस्टर ऑफ विलेज यानी कि लोएस्ट लेवल ब्लॉक नहीं है, लोएस्ट लेवल ब्लॉक से भी छोटा है विलेज, विलेज पंचायत। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट to the Union Home Ministry on the administration of scheduled area in that particular state। लिखा हुआ है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो रिपोर्ट डालेंगे। चीफ मिनिस्टर क्यों रिपोर्ट डालेंगे भाई, गवर्नर साहब का काम है ना वो रिपोर्ट का, मतलब जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान है, इट इज हिज जॉब ना टू पब्लिश दोस पर्टिकुलर रिपोर्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दूसरा वाला तो पता चल गया सर कि विलेज असेंबली होगा। तीसरा क्यों गलत है, यस इट इज द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, ये हर स्टेट के गवर्नर है, हु शैल एनुअली, जो हर साल है ना, अगर प्रेसिडेंट साहब मांगते हैं तो राइट एक रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट साहब को, और वो रिपोर्ट बेसिकली उस पर बाद में कंसिडर किया जाएगा। ये यूनियन होम मिनिस्ट्री और चीफ मिनिस्टर का रोल नहीं है, राष्ट्रपति साहब का रोल है। तो ये आपको सीधा सपाट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो 2022 का क्वेश्चन है, तो मतलब ऐसे भी क्वेश्चन है जिनको एग्जामिनर ने बार बार पूछा हुआ है, दे हैव समहाउ ट्राइड टू मेक दिस क्वेश्चंस बिट कॉम्प्लिकेटेड है। पहले छोटे क्वेश्चन से देखो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अभी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। और ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट है तो सर बहुत टफ है, बहुत टफ नहीं है, कितने ईजी फैक्ट्स के ऊपर में, इट्स नॉट लाइक बहुत टफ कॉन्सेप्ट्स इनके अंदर में। अगर आपने फैक्ट्स को समझा हुआ है, डिकोड कर पा रहे हो, तब आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। आई एम होपिंग दिस इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू, है ना। चलो चलो चलो, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, अदरवाइज द बैटरी इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज्ड।
लेट मी पुट इट इन चार्ज, अदरवाइज बैटरी खत्म होने वाली है माइक की। ओके, ऑलराइट, आई थिंक आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है 2022 का। विद रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर हम लोकसभा के डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं तो ठीक है, आप सभी के सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है, एज पर द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन द डेट एज द स्पीकर फिक्स। यानी कि अगर जिस डेट को स्पीकर फिक्स करेंगे उसी डेट पे लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। सही बात है, स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर है, इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। दूसरा, there is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party। पहली बात तो इस चीज को याद रखो, there is no such mandatory provision। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी शब्द लगा करके इसने जबरदस्ती का चीज कॉम्प्लिकेट कर दिया। मैं आपको अगर सही बात बताऊं तो एक प्रथा चल रहा है, एक कन्वेंशन चल रहा है कि आपके जो स्पीकर होंगे ये रूलिंग पार्टी के होंगे और आपके जो डिप्टी स्पीकर होंगे ये अपोजिशन पार्टी के होंगे। ये भी एक प्रथा, इट्स लाइक अ कन्वेंशन, इट्स नॉट समथिंग इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मोर एक्टिंग लाइक अ कन्वेंशन। ये आपकी कन्वेंशन के रूप में मोरली यहाँ पे एक्ट होता हुआ नजर आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट का है, सो तीसरा यहां से स्टार्ट हो रहा है। द डेप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर ऑफ द स्पीकर व्हेन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्या लिखा हुआ है, व्हेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। मतलब डिप्टी स्पीकर के पास में सेम पावर होगा अगर वो हाउस को प्रिसाइड करेंगे, यानी कि अगर स्पीकर किसी तरीके से अनुपस्थित हैं और डिप्टी स्पीकर वहां पे बैठे हुए तो ही विल बी हैविंग द सेम पावर। यस, दिस इज ट्रू, डेफिनेटली ही विल बी हैविंग द सेम पावर, दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट। चौथा, द वेल एस्टैब्लिश्ड parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। अभी बोल रहा है कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस जो है डिप्टी स्पीकर का वो ये है कि उस मोशन को स्पीकर पास करेंगे और उसको बाद में प्राइम मिनिस्टर का साइन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग प्रोसीजर। तो आपको दिखाई देगा इसका आंसर होगा सर 1 और 3, राइट। चौथा स्टेटमेंट भी इसका गलत है। मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर बताता हूं, पहले इस चीज को समझो कि डिप्टी स्पीकर का कैसा प्रोसीजर होता है। सो द रूल्स ऑफ प्रोसीजर स्टेट दैट द मोशन आर मूव बाय द मेंबर एंड सेकेंडेड बाय अ थर्ड मेंबर। देयर इज नो रूल दैट स्पीकर मूव्स द मोशन, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पीकर साहब ही डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन से संबंधित मोशंस को सामने लेकर के आएंगे। इसके पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी, इस स्टोरी को समझना, इसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलोगे। पहली बात, जो बार बार क्वेश्चन आता है कि हमारे जो स्पीकर होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एवरी वन ऑफ यू, वी हैव लेस टाइम, 1 घंटा पूरा होने वाला है, ठीक है। हमारे जो स्पीकर महोदय होते हैं, कौन होते हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो आपके स्पीकर है। पहली बात, स्पीकर साहब मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं। क्या होते हैं सर? मेंबर ऑफ द हाउस। कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा में कल स्पीकर को चुनना है तो मैं लोकसभा का स्पीकर नहीं बन सकता। लोकसभा का स्पीकर वही बनेगा जो लोकसभा के मेंबर्स है, उनमें से कोई एक इंसान लोकसभा का स्पीकर बनेगा जिसको सब वोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इनकी मेंबरशिप चली गई, ये मेंबर ऑफ द हाउस नहीं रहे, तो कल ये स्पीकर भी नहीं रहेंगे, समझना इस चीज को, ठीक है। स्पीकर साहब का जो टाइम पीरियड होता है ना, इट इज एग्जैक्टली द सेम जो लोकसभा का टेन्योर होता है। अगर कल लोकसभा डिसॉल्व हो गई, यानी कि सारे के सारे मेंबर्स डिसॉल्व हो गए, तो आपके स्पीकर भी डिसॉल्व हो जाएंगे। आप सभी को पता है ना, लोकसभा जब डिसॉल्व होती है तो नई लोकसभा बैठती है, तो उस टाइम पे मेंबर्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी कि अगर कल लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उस लोकसभा के साथ में जैसे सारे मेंबर्स डिसॉल्व होंगे, आपके स्पीकर महोदय भी वहीं पे डिसॉल्व हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये सबको समझ में आ रहा है। इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तीसरी बात, अगर कल लोकसभा ने अपने 5 साल पूरे कर लिए तो आपके स्पीकर महोदय चले जाएंगे? इमीडिएटली नहीं जाएंगे। जब नई लोकसभा आती है तो नई लोकसभा में जो सबसे सीनियर इंसान होता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, इनको बनाया जाता है स्पीकर प्रो टर्म। क्या बनाया जाता है सर इनको? स्पीकर प्रो टर्म। प्रो टर्म मतलब, प्रो मतलब बहुत महान नहीं, स्पीकर प्रो टर्म का मतलब है टेम्पररी स्पीकर। अब ये टेम्पररी स्पीकर का काम ये है कि जितने भी नए एमपी लोग इलेक्ट होकर के आए हैं, इन सभी को आप ओथ दिलवाइए। स्पीकर का काम तो यही था ना कि आप सबको ओथ दिलवाइए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुराना वाला लोकसभा गया तो पुराने वाले स्पीकर चले गए। अब पुराने वाले स्पीकर नए लोकसभा में ओथ तो नहीं दिलवाएंगे, तो नए लोकसभा की बैठक हुई तो हमने यहाँ पे बैठाया एक टेम्पररी स्पीकर, इनका नाम है स्पीकर प्रोटम। ये कौन सा इंसान होगा? तो जो सबसे सीनियर मेंबर होगा, जितने लोकसभा के मेंबर्स हैं उनमें सबसे सीनियर होगा, उनको टेम्पररी स्पीकर यहाँ पे बैठा दिया गया। अब जो टेम्पररी स्पीकर है उन्होंने सबको यहाँ पे ओथ दिलाया। दिस इज द वर्क ऑफ दिस टेम्पररी स्पीकर, ही विल एडमिनिस्टर ओथ ऑफ एवरीवन। अच्छा, टेम्पररी स्पीकर ने सबको ओथ दिलवा दिया, इसके बाद क्या होगा? प्लीज अंडरस्टैंड दिस एवरी वन ऑफ यू। अगर एक बार टेम्पररी स्पीकर ने क्या करा दिया सर? ओथ दिलवा दिया। अब इसके बाद में आपका जो हाउस है उसके जितने भी एमपी है वो सब पक्के हो चुके हैं, मतलब वोट लेने के बाद वो सब परमानेंट एमपी हो गए। अब फटाक से वोट होगा और इस वोटिंग प्रोसीजर को स्टार्ट भी स्पीकर प्रोटम कराएंगे।
वोटिंग प्रोसीजर को स्पीकर प्रोटेम करा करके वोट होगा और वोट करके एक नए स्पीकर आपके चुने जाएंगे। जैसे स्पीकर चुने जाएंगे वैसे ही स्पीकर प्रोटेम अपने सीट को छोड़ देंगे। अब ये नए वाले स्पीकर आकर के उस गद्दी पे अपने बैठ जाएंगे। सो दैट इज हाउ द प्रोसीजर ऑफ स्पीकर वर्क्स। अब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन स्पीकर के ऊपर में इन्हीं एरियाज के आसपास घूमता है। बहुत बार क्वेश्चन आएगा कि क्या लोकसभा डिसॉल्व होते ही स्पीकर इमीडिएटली बेसिस पे चले जाएंगे? नहीं, इमीडिएटली बेसिस पे नहीं जाएंगे। आपके स्पीकर तो मतलब लोकसभा के टाइम पीरियड के बराबर ही टाइम पीरियड है। जब तक नई लोकसभा नहीं बैठती तब तक वो आपके स्पीकर वही कहलाएंगे। नई लोकसभा जिस दिन बैठेगी उस दिन वो जाएंगे, क्योंकि नई लोकसभा आएगी तो अपने में से एक टेम्पररी स्पीकर को बैठाएगी, स्पीकर प्रोटेम को बैठाएगी, तो उस वक्त वो चले जाएंगे। तब तक वो वहां पे फंक्शन करते हुए नजर आ रहे होंगे। और स्पीकर प्रोटेम फटाफट सबको ओथ दिलवाएंगे और ओथ दिलवा करके वो क्या करेंगे सर, वो बोलेंगे सब लोग को कि चलो भैया अपने अपने लिए स्पीकर को इलेक्ट करो। एक बार स्पीकर इलेक्ट हो गया तो नए वाले स्पीकर आ जाएंगे, अब ये भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से बेसिकली इनका फंक्शन होता हुआ नजर आता है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम YT पे भी डालेंगे। दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ 1 आवर विल बी अपलोडेड ऑन द YT फॉर जनरल ऑडियंस, ताकि उनको पता चले कि अपना कोर्स कैसा है, किस तरीके से अपन प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से हम PYQ को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हफ्ते में आपकी 4 वीडियोस जानी है। पिछले हफ्ते में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम रीजंस अपन 3 वीडियो ही कर पाए थे, बट इस हफ्ते में 4 वीडियो जाएगी। प्लस आज आपकी सेशन भी है जहां पे मैं आप सभी से इंटरेक्ट करूंगा। आप सभी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज एस्पिरेंट जो इस कोर्स में एनरोल्ड है, उन सभी का आज शाम को बैच है। YT वाली ऑडियंस के लिए इट इज जस्ट ए जनरल वीडियो जिससे उनको पता लगेगा कि हम कोर्सेज में क्वेश्चंस को कैसे डिकोड करते हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज करते हैं, ताकि कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो इस असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देने वाला है, यूपीएससी का एग्जाम देने वाला है, या कोई स्टेट भी एग्जाम देने वाला है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती। बिकॉज मैं आपको बस ABCD नहीं बताता, हर एक ऑप्शन को डिकोड करता हूं, गलत भी सही भी, और ये भी दिखाता हूं कि इन गलत ऑप्शन पे कितनी बार क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए। और सिर्फ पॉलिटी नहीं करा रहा हूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, 30 क्लासेस का अपन ने टारगेट रखा हुआ है। बट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो अपन 2-4 क्लासेस एट एंड अगर नहीं हुआ तो बढ़ भी सकते हैं, बट घटेंगे नहीं। कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कंटेंट बढ़ भी सकता है लेकिन घटेगा नहीं। और बढ़ने का रीजन ये है कि मेरी जब तक आत्मसंतुष्टि नहीं होगी कि मैंने इतना पढ़ा दिया है कि आपसे क्वेश्चन लगेंगे स्टैटिक के, तब तक छोड़ूंगा नहीं, भले मुझे एक्स्ट्रा क्लास क्यों ना लेना पड़े। आपसे पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं चार्ज होगा, जो आपने बैचेस में एनरोल किया वही चार्जेस होगा, बट दैट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट आई शुड बी गेनिंग। मतलब मेरा प्लान था कि मैं 1-1 घंटे में इन सीरीज को खत्म करूंगा, बट मैं 1 घंटे में 10-15 क्वेश्चन ही कर पा रहा हूं, बिकॉज मैं हर एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर रिवाइज करा रहा हूं। तो जल्दी जल्दी करूंगा तो फिर वो आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज करेगा, विच आई डू नॉट वांट। कोई बात नहीं यार, 1-2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम देंगे। मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, जब काम ही है तो फिर किस बात के लिए कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज करें, है ना। वी आर नॉट हैविंग ऑन सच ए बिग एडटेक कि अपना कुछ बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है और कुछ बहुत बड़ा प्रोडक्शन का लॉस हो रहा है। छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छे से काम करेंगे। 4 ही बच्चे पढ़े बट रिजल्ट लेकर के आए, इस मोटो के साथ काम करेंगे। बाकी फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाला हूं बहुत ही जल्दी। फाउंडेशन बैच एट द लोएस्ट मिनिमम प्राइस दैट इज अवेलेबल ऑन द मार्केट, उस पे लेकर के आएंगे। प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक का, है ना, आंसर राइटिंग सब कुछ करेंगे। आप लोगों का एक बार प्रीलिम्स भी हो जाए, फिर जिनका जिनका प्री होता है उनको मेंस को गाइड करेंगे। और प्री नहीं हुआ और देखना है कि अगर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी के लिए, तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करना उस टाइम पीरियड में, मेंस आंसर राइटिंग पे फोकस करना। और कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो इनसे संबंधित कुछ भी डाटा चाहता है तो यू कैन आल्सो डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी। आप सभी के पास मेरा टेलीग्राम चैनल है पेड कोर्सेस में, आई एम माई सेल्फ एक्टिव देयर एंड प्लीज ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस जो भी पेड वाले एस्पिरेंट है। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। कल फिर से क्लास आएगी, इस हफ्ते पूरी क्लासेस चलेगी, 4 क्लासेस अपने को कंपनसेट करना, और शाम को मिलते हैं, शाम नहीं रात को 9 बजे वी विल बी सिटिंग टुगेदर फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्कशन। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, और मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।